नमस्ते बच्चों। हम राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 12 की पुस्तक है उसको पढ़ रहे थे और हमारे 5वां अध्याय चल रहा था। वो आज लगभग अंतिम चरण में है और हमें मानव विकास सूचकांक जो है उसके विषय के अंदर पढ़ना है कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। सबसे पहले तो हम कल ये देख रहे थे कि मानव विकास क्या होता है या मानव विकास की जो संकल्पना है वो क्या है। तो मनुष्य के सामने या मानव के विकास के लिए उसके सामने कई सारे आयाम, कई सारे प्रकल्प जो बनाना, वो मानव विकास जो संकल्पना है उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसी आधार पर मानव विकास सूचकांक क्या है या ये जो इंडेक्स है ये क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में प्रकाशित प्रथम मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन, इस मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन को HDI रिपोर्ट भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, में लोगों के विकल्पों की परिवर्धित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया। इसको लोगों के विकल्पों में परिवृद्धि, विकल्प जो होते हैं उनको बढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसको मानव विकास के रूप में क्या किया है, परिभाषित किया है। किसमें? HDI रिपोर्ट में, मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन के अंदर किसको परिभाषित किया है? जो मानव विकास है उसको किसके रूप में? प्रकल्पों के अंदर वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है इसको परिभाषित किया है। प्रतिवेदन के अनुसार विकास सिर्फ लोगों की आय तथा पूंजी का ही नहीं, अपितु यह मानव के कार्य प्रणाली तथा क्षमताओं में भी वृद्धि करने का माध्यम है। केवल मनुष्य की या व्यक्ति की जो आय बढ़े या देश की आय बढ़े वहीं तक मानव विकास सीमित नहीं है, इसके अलावा उसकी जो क्षमताएं हैं या कार्य करने की जो प्रणाली है, तकनीक है, उनके अंदर भी वृद्धि करना मानव विकास के अंतर्गत सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में लोगों के जीवन विकल्पों में परिवर्तन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास है। किसको? एक तो जीवन के विकल्पों में परिवर्तन की जाए, जीवन यापन करने के जो उनके क्षेत्र हैं उसके अंदर, और दूसरा जन कल्याण के स्तर को थोड़ा सा क्या ऊपर उठाया जाए। इन दोनों चीजों को सम्मिलित किसमें किया गया है? मानव विकास के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? एक तो मानव के जो विकल्प हैं उनको सम्मिलित किया गया है, उनके विस्तार को, दूसरा उसकी शिक्षा को, स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्तिकरण के अवसरों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। किसमें? HDI के अंदर, मानव विकास जो सूचकांक है, इसकी जो इंडेक्स है उसके अंदर। और इसी के आधार पर जो है देश के, विश्व के अनेक जो देश हैं उनको श्रेणीबद्ध किया गया है, किस किस प्रकार का वहां पर मानव विकास है उसके आधार पर। इसी आधार पर हम मानव विकास सूचकांक का जो अंतरराष्ट्रीय प्रारूप है उसे देख सकते हैं कि वो किस प्रकार का है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व को मुख्यतः निम्नलिखित भागों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला जो है वो है उच्च मानव विकास श्रेणी, दूसरा मध्यम मानव विकास श्रेणी और तीसरा निम्न मानव विकास श्रेणी। कौन कौन से देश के द्वारा वहाँ के जो मानव हैं उनके लिए, मानव के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनके सामने अवसर या प्रकल्पों के अंदर वृद्धि करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके आधार पर कहाँ पर ज्यादा और कहाँ पर कम है, उसी आधार पर जो है इनका विभाजन किया गया है। तीन जो है इसके विभाजन है, उच्च, मध्यम और निम्न। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उच्च मानव विकास श्रेणी। इसके अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित किए जाते हैं और उनका जो मानव विकास का जो आंकड़ा है वो कितना होना आवश्यक है उसके लिए देखिए, इस श्रेणी में मानव विकास का जो स्कोर है या जो टारगेट है वो रखा गया है 0.71 से अधिक मिलता है। जितने भी इस देश के इसके अंदर सम्मिलित देश होंगे उच्च मानव विकास के अंदर उनका जो आंकड़ा होगा वो कितना होगा? 0.71 से ऊपर होगा। इस श्रेणी में विश्व के 94 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित है इसमें? 94। वर्तमान में नार्वे सबसे अग्रणी राष्ट्र, जो नार्वे है यहाँ का मानव विकास जो है वो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी एवं सभी पश्चिमी देशों के साथ जापान, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली, यूरोपे, संयुक्त अरब अमीरात भी श्रेणी में अंदर सम्मिलित प्रमुख राष्ट्र हैं। कितने देश हैं इसमें? 94। सबसे ज्यादा किसका है? नार्वे का। प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, आपके परीक्षा की दृष्टि से बने ना बने, लेकिन जो आप कंपटीशन एग्जाम देंगे उनकी दृष्टि से ये जो प्रश्न है वो बन सकता है। और इसका जो
स्कोर है वो भी यहाँ से एक मुख्य प्रश्न बनता है, इनको आप ध्यान रखें। इसके बाद जो दूसरा है वो मध्यम विकास श्रेणी है, और मध्यम विकास श्रेणी जो है इसका स्कोर कितना है और उसके अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। देखिए इस श्रेणी में मानव विकास का जो स्कोर है 0.5 से लेके 0.70 तक के मध्य है, इसके बीच का है। इस श्रेणी के अंदर 47 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं? 47 जो देश हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। इसमें चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बनता है, प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि भारत कौन सी श्रेणी के अंदर आता है, तो हमें ध्यान देना है कि भारत जो है मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे कि भारत के कौन से राज्य का कितना है और कौन से राज्य का कम है, उसको हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो है निम्न मानव विकास श्रेणी। इस श्रेणी के अंदर मानव विकास का जो स्कोर है वो 0.5 से कम मिलता है। इसमें 35 देश सम्मिलित हैं, कांगो, चाड, म्यांमार, रवांडा, सूडान, थियोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नाइजीरिया, नेपाल, जाम्बिया आदि न्यूनतम स्तर में लेने वाले राष्ट्र हैं। इसका जो स्कोर है वो महत्वपूर्ण है, और कुछ देशों के इसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि निम्न मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित हैं, या फिर हमें यहाँ से जो प्रश्न है हमारे बोर्ड के हिसाब से टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है, तो उसके अंदर हमें तीनों आधार करने पड़ेंगे, उच्च, मध्यम और निम्न। तो हमें वहां भी जो है इनके कुछ उदाहरण जो देश हैं वो याद रखने होंगे। सबसे मेन तो इसके अंदर क्या है, ये आधार की स्कोर कितना है। ठीक है, 7.71 से ऊपर का जो है वो तो किसमें, उच्च में, और 70 से लेके 50 के बीच का जो क्षेत्र है वो मध्यम में, और 0.50 से जो नीचे का है वो किसमें आएगा, निम्न में। तो हमें क्या है ध्यान में रखना है। अब भारत के संदर्भ के अंदर मानव विकास क्या है, या यहाँ के जो मानव विकास सूचकांक के अंदर कौन कौन से राज्य उनका स्तर क्या है, और भारत का खुद का स्कोर कितने देशों के अंदर कौन से नंबर पर आता है, हम अगली स्लाइड के अंदर उनको देखते हैं। देखिए भारत में मानव विकास सूचकांक, भारत का मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंदर है। भारत का जो स्थान है वो मध्यम मानव विकास श्रेणी, हमें इससे पहले 3 श्रेणियां पढ़ी, तो उनमें से जो मध्यम वाली श्रेणी है उसके अंदर भारत है। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी श्रेणी के अंदर है, तो मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंदर भारत है। 186 देशों में जो भारत का है वो 2013 के अनुसार कितने नंबर पर है, 138 पे। ये हमारी किताब के अंदर तक 2013 तक की अपडेट है, लेकिन जो 2018 के अंदर जो अपडेट हुआ उसके आधार पर भारत का एक स्थान ऊपर उठ के 137 हो गया है। ठीक है, भारत में केरल जो है इसका सबसे ज्यादा है, ये जो है 0.70 से ऊपर है, सर्वोच्च स्थान पर है। भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा मानव विकास किसी राज्य का है या श्रेणी के अंदर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किसका है, केरल का है। यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा भी गया है कि केरल का होने के पीछे कारण क्या है, तो ये पूछा गया है कि सर्वोच्च राज्य कौन सा है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि केरल है तो इसका सबसे ज्यादा क्यों है। इसको भी हम जो है क्वेश्चन आंसर के समय देखेंगे कि केरल का सबसे ज्यादा क्यों है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब राज्य हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, उच्च श्रेणी के अंदर। जो भारत के भी राज्य हैं उनके अंदर जो सबसे उच्च श्रेणी है वो तो केरल की है, और इसके बाद किसकी है, दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश की, गोवा, पंजाब की और आदि की। जबकि बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो हमारे राज्य हैं देश के, वो ऐसे हैं जो इसके सबसे नीचे वाले स्तर में, पिछले वाले या निम्न स्तर के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इनके पीछे भी क्वेश्चन है, अगर यहाँ से बना है कि केरल क्यों है, तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो है मानव विकास सूचकांक वो है निम्नतम क्यों है, तो हमें यहाँ भी जो है इसको गौर करना है। राजनीतिक, आर्थिक और यहाँ पर आएगा सामाजिक या यहाँ पर पर्यावरणीय घटक आएगा। सॉरी, इसके प्रमुख कारक हैं केरल के मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च होना, इसके लिए उच्च साक्षरता दर को महत्वपूर्ण माना जाता है। हम जो यहाँ प्रश्न बना रहे थे कि केरल का जो है उच्च क्यों है, तो उसका जो आंसर है हमें यहाँ मिल गया है कि उच्च साक्षरता जो दर है यहाँ की वो किसको, इसके मानव विकास सूचकांक को सर्वोच्च बनाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ऐसे ही इनका जो आंसर है वो भी हमें मिल गया कि आपके साक्षरता जो प्रतिशत है वो क्या है, कम है। दूसरा, यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है। देखो साक्षरता है, लोग पढ़े लिखे कम है, शिक्षा का अभाव है, तो यहाँ लोगों के पास जो शिक्षा का अभाव है तो विज्ञान या तकनीक का अभाव भी होगा, तो जनसंख्या एक प्रकार की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तकनीक का अभाव है तो संसाधनों का प्रयोग करना भी इनको नहीं आता। ठीक है, ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे, यहाँ पर लेबर क्लास ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो वो भी इनकी मानव
विकास श्रेणी उसको क्या करती है, निम्नतम बनाती है। इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों की परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं या संभावित जो प्रश्न है विषय के अंदर पूछे जा सकते हैं, एक बार हम उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले के अध्याय जो है हमने 4 पढ़े और उन सब में हमने आपको पुराने सालों के जो प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं महत्वपूर्ण बार बार पूछे जा रहे हैं उनको हमने दिखाया। उनमें से अब तक मनीषा जांगीड़ है कोई बहन हमारे विद्यालय की, तो उसने केवल प्रश्नों को सोल्व करके और उनके आंसर जो है सेंड किए हैं। उम्मीद है इस वाले चैप्टर के आप सब करेंगे। देखिए, भारत के उच्च मानव विकास सूचकांक वाले राज्य का नाम लिखिए। अभी यहां से हमने थोड़े समय पहले प्रश्न देखा था केरल, और केरल का कितना है 0.700। ठीक है, कब पूछा गया, 2017 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। दूसरा, भारत में स्त्रियों का सर्वाधिक प्रवास किस कारण से होता है, इसका जो आंसर है ये 2015 के अंदर पूछा गया, रोजगार के लिए है वैसे तो, ठीक है, लेकिन वर्तमान के अंदर शिक्षा को इसके अंदर सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो है मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था 137वां। केरल का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक होने के पीछे कारण क्या है, अभी लास्ट लाइन जो हमने देखी थी साक्षरता, ये 2015 के अंदर प्रश्न पूछा गया है, उच्च साक्षरता। आप्रवास को परिभाषित कीजिए। जस्ट अभी जो हमारा एग्जाम हुआ है 2020 के अंदर, इसके अंदर प्रश्न पूछा गया है। हमने प्रवास के 2 प्रकार पढ़े थे, आप्रवास और उत्प्रवास। तो उत्प्रवास और आप्रवास, जहां से आप्रवास का मतलब क्या हुआ, किसी स्थान पर बाहरी जनसंख्या का आना, वो क्या है आप्रवास। और किसी स्थान पर जनसंख्या का वहां से जाना, छोड़ के अन्य स्थान पर जाना, वो क्या है उत्प्रवास। तो बाहरी जनसंख्या का आना। ये क्या है आप्रवास है। निम्न स्तर वाले देशों में मानव विकास को बढ़ाने के 4 सुझाव दीजिए। एक तो सबसे पहले वहां क्या बढ़ानी चाहिए, साक्षरता बढ़ानी चाहिए, उनके आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक जो है उन अवसरों को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, वहां के जो संसाधन है उनका प्रयोग करना चाहिए और तकनीक का ज्ञान कराना चाहिए। इसके 4 सुझाव हो सकते हैं। इसके अलावा आप भी अपनी तरफ से कई सुझाव सुझा सकते हैं। भारत में प्रवास के पर्यावरणीय परिणामों को स्पष्ट कीजिए। प्रवास के कारण पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। हम देखते हैं कि कहीं किसी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का बहुत ज्यादा दबाव होता है, तो एक तो वहां पर जो संसाधन है उनका बहुत ज्यादा दोहन होगा, प्रकृति जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। वहां पर आवास वगैरह बनाने के लिए जो वन है या कृषि योग्य भूमि है उसको नष्ट करके वहां पर निर्माण किया जाएगा। तो पर्यावरण के ऊपर भी जो इसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम भी और सकारात्मक परिणाम भी आप जो है दोनों उसको समझा सकते हैं। सकारात्मक तो की कमी है, नकारात्मक ज्यादा है, गंदगी वगैरह ज्यादा होगी सब कुछ। और मानव विकास सूचकांक HDI किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा था। तो आपको इन सब प्रश्नों के आंसर देने हैं और आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर इनको दिखा सकते हैं। धन्यवाद। अगला जो चैप्टर है, हम वैसे इस बार का जो सीजन है, मतलब जो सेशन है, इसमें 3 महीने 4 महीने निकल चुके हैं, तो कुछ लेसन जो है वो हो सकता है लैप्स कर दिया जाए या उनको कम कर दिया जाए। पाठ्यक्रम को वैसे भी 40% तक कम करने की जो घोषणा हुई है उसके हिसाब से, तो हम इन चैप्टरों को छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे हम कृषि से संबंधित जो हमारे जुड़े हुए हैं या व्यवसाय से संबंधित जुड़े हुए हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।